भारत का जनादेश आ गया और बड़ी खबर आपको बता दें, देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। इस बीच महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने हार की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। मुझे सरकार की जिम्मेदारी से मुक्त करें, ये देवेंद्र फडणवीस का कहना है। मैं संगठन के लिए काम करना चाहता हूं, ये कहा देवेंद्र फडणवीस ने। और साथ ही ये भी कहा कि जो महाराष्ट्र में सेटबैक मिला है लोकसभा चुनावों में, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। महाराष्ट्र में चूंकि एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सारी जिम्मेदारी महाराष्ट्र में एक लीडर के रूप में मेरे ऊपर थी, तो ये जो हमारा महाराष्ट्र में डिबैकल हुआ है या जो हमें एक प्रकार से हार मिली है, हमारी सीटें कम हुई है, इसकी पूरी जिम्मेदारी ये मेरी है। मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकारता हूं। कहां कमियां रही है उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। मैं भागने वाला आदमी तो हूं नहीं, और जोरों से मैदान में उतरूंगा और हमारी पूरी पार्टी को साथ में लेकर हम लोग वापस नई स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे और नई स्ट्रैटेजी तैयार करके हम लोग जनता के बीच जाएंगे। जनता का जो विश्वास है उस विश्वास को हम लोग संपादित करेंगे। तो देवेंद्र फडणवीस को आपने सुना, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो लोकसभा चुनावों में सेटबैक हुआ, महाराष्ट्र में हार हुई, वो मेरी जिम्मेदारी की वजह से हुई है। और किशोरी लाल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त, जिन्होंने अमेठी सीट से स्मृति ईरानी को हराया है। किशोरी लाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और एक बड़े अंतर से आपने हराया है। स्मृति ईरानी ने हार स्वीकार की और कहा कि ये आगे मेहनत और की जाएगी, लेकिन क्या वो वजहें रही जो जीत की वजह बनी आपके लिए? हमने लोकल मुद्दों पे चुनाव लड़ा और लोकल मुद्दे जनता जानती थी कि ये हुए नहीं पूरे। तो जो इन्होंने 2014 के इलेक्शन मैनिफेस्टो में वादे किए थे, हम उन्हीं को लेके जनता के बीच में गए और जनता को बताया कि ये मुद्दे अगर पूरे हुए हैं तो बीजेपी को इन मुद्दों पे इलेक्शन लड़ना चाहिए था, ना कि धार्मिक भावनाएं भड़का के या इस तरह का वो नहीं लेना चाहिए। तो जनता ने उसको स्वीकार किया और माना, और उसके लिए ये बहुमत भी दिया उन्होंने। किशोरी लाल जी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से जमीनी स्तर पर जुड़े मुद्दों के आधार पर आप जीत की बात कर रहे हैं, लेकिन यही दावे तो स्मृति ईरानी भी करती थी। क्या इंपॉर्टेंट ऐसे फैक्टर्स आपको लगे कि उनके उस दावे को जनता ने नकार दिया? मैंने तो कहा ना कि लोगों ने मेरी बात सुनी, ठीक है, उस पर अमल किया और मेरे को जिताया उन्होंने। क्योंकि आप जिस तरीके से अमेठी को जमीनी स्तर पर समझते हैं, यहां पर चाहे जातिगत समीकरण की बात करें या मुद्दों की बात करें, शर्मा साहब, सवाल बस यही है कि आखिर क्या ऐसी वजह रही कि जनता ने आपका साथ स्वीकार किया? नहीं, देखिए, मैं वहां से मेरा कनेक्ट है 40 साल का जी, ठीक है। तो 40 साल से एक तरह से दूसरी या तीसरी पीढ़ी बदल जाती है। तो जब मैं अमेठी में, आज मैं तीसरी पीढ़ी के साथ भी काम कर रहा हूँ वहाँ पे, और पहली पीढ़ी भी है जो अभी जिंदा है, उनसे भी काम कर रहा हूँ। तो मतलब ये मेरा कहने का मतलब है कि अमेठी का मेरी यूएसपी ही अमेठी रायबरेली है। जी, आपकी यूएसपी अमेठी रायबरेली जरूर है, लेकिन ये सवाल इसलिए भी मैं दोबारा दोहरा रही हूँ शर्मा सर, क्योंकि जिस तरीके से अमेठी के साथ स्मृति ईरानी अपने दावे की कनेक्ट की बात करती थी, वो भी एक बड़े मार्जिन के साथ यहाँ पर जीत हासिल कर सकी थी। क्या आपको ये नहीं लगा कि कहीं ना कहीं कुछ आधार पर चुनौतियां आपके सामने भी थी आज के इस लेवल पर, जब वो अमेठी के साथ अपने कनेक्ट की बात करते हुए जनता के बीच हमेशा नजर आई? नहीं, देखिए, ऐसा है ना कि मेरा रोल पहले इलेक्शन लड़वाने का रहता था। हाँ। इलेक्शन की तमाम बारीकियां जो हैं, ठीक है, वो मैं जानता हूं कि किस तरह इलेक्शन कैसे टर्न लेता है, ये चीज़ें मैं जानता हूं। तो हमने इलेक्शंस को उस तरीके से टर्न लिया, हमने बिल्कुल पॉजिटिव कैंपेन करी वहाँ पे। बिल्कुल हमने किसी का नाम नहीं लिया, किसी को हिट नहीं किया और ना किसी का नाम लिया पूरा उसके अंदर। तो ये मतलब जनता भी चाहती थी कि भी हर बार ये लोग राहुल जी का नाम लेते हैं, हर बात में राहुल जी का नाम लेते हैं। तो लेकिन जनता ने ये सोचा कि भाई अब ये पॉजिटिव कैंपेन कांग्रेस कर रही है,
तो हमको इस पे जाना है। ये डिस्कनेक्ट हो गया। वोट समीकरण शर्मा सर कैसे साधा, ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है समझना। नहीं, देखिए कि जो महागठबंधन का जो वोट था वो बिखरा नहीं, वो इंटैक्ट रहा। तो वो जीत का कारण एक वो भी है, एक फैक्टर है, क्योंकि यहाँ पे सपा के लोगों ने, आप के लोगों ने और जो छोटी पार्टियां जो हमारे साथ गठबंधन में हैं, इन सब का रोल रहा। सब ने बहुत किया। कांग्रेस के और सपा के वर्करों ने कंधे से कंधा मिला के काम किया, और ये आगे के सुखद संकेत दे रही है भविष्य के लिए। जी, यानी आप कह रहे हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की ये जुगलबंदी ही थी जो जीत की ओर आगे बढ़ती नजर आई। लेकिन वो फैक्टर सर, कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिन्होंने कमाल कर दिया और सहयोग आपको इस बड़े आधार पर फैक्टर यही नहीं, देखिए कि फैक्टर यही था, वोट का डिवीज़न नहीं हुआ। ठीक है, वोट का डिवीज़न नहीं हुआ तो अच्छा नतीजा रहा, समाजवादी का भी, कांग्रेस का भी। जी, क्योंकि सर ये सवाल इसलिए भी मैं कर रही हूँ, आपको जिस तरीके से यहाँ पर सारी चीजों को प्रोजेक्ट किया गया, उन्होंने तो साफ तौर पर कह दिया कि राहुल गांधी के पीए है और पीए को यूं चुनावी मैदान में उतार दिया गया। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इसे लाइटली ले लिया गया? नहीं, देखिए ये उनके संस्कार हैं, मेरे के बारे में क्या कहें, लेकिन मेरे संस्कार मेरे पिताजी ने मेरे को नहीं दिए कि मैं उनके प्रति अपशब्द बोलूं। ठीक है, उनका अधिकार है, वो बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेरा संस्कार ये नहीं कि मैं उनके इस तरह की बात का जवाब दूं। और शर्मा सर, प्रियंका गांधी जिस तरीके से वहां पर रही, तो क्या उनका भी बहुत बड़ा सपोर्ट आपको मिला? नहीं, देखिए प्रियंका जी, राहुल जी और खड़गे जी तीनों मेरे लिए गए, अखिलेश जी मेरे लिए गए, तो ये तो एक है बहुत बड़ी बात है कि मेरे कैंपेन को इन्होंने ताकत दिया, और ये उसका नतीजा है कि वहाँ की जनता की भाव और इनका प्रियंका जी, राहुल जी, खड़गे जी का जो है और अखिलेश जी का प्रचार मेरे उसमें आया, काम आया। जी, आपका इतने सालों का जो अनुभव आपने बताया अमेठी और रायबरेली के साथ, तो आपका कनेक्ट रहा, लेकिन आपके रूट्स तो पंजाब से जुड़े हुए हैं। तो पंजाब से जुड़े रूट्स होने के बावजूद आपको यहाँ पर इस तरीके से स्वीकार किया गया, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि मेरा एड्रेस सिर्फ पंजाब का है। हाँ जी। ठीक है, और मैं शायद ज़िंदगी के 22 साल वहाँ बिताए हैं और 40 साल मैंने अमेठी रायबरेली में बिताए हैं। ठीक है, क्योंकि मेरा ये शुरू से मानना था कि मैं अमेठी रायबरेली में काम करने आया हूँ, तो मैं एक भी इनके लिए जो चीज़ बनी है मैं अपने लिए ना लूँ। अब मैं पीसीसी मेंबर हूँ तो पंजाब से हूँ, एआईसीसी मेंबर हूँ तो पंजाब से हूँ। ये मैं चाहता तो अमेठी रायबरेली से भी बन सकता था, तो मैं बन सकता था, लेकिन मैंने मतलब ये कभी नहीं सोचा मैं कि ये उनका हक है, उनको मिले, पंजाब में मेरा है तो मेरे को मिले। तो मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी जिम्मेवारी भी मेरे को मिलेगी, और मेरा आधार कार्ड भी पंजाब का है, मेरा वोटर लिस्ट में पंजाब में हूँ, तो सब चीज़ मेरी पंजाब में है। व्यक्तिगत तौर पर तो बात कर ली, लेकिन एक बार फिर से राजनीतिक स्तर पर इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि डबल इंजन की सरकार के सामने अखिलेश और राहुल का एक साथ आना, किस तरीके से आपको लगता है कि ये एक बड़ी कामयाबी का सूत्र बना? नहीं, देखिए कि एक तो हम लोग जनता के बीच में सही मुद्दे लेके गए। अच्छा। चाहे राहुल जी हों, हमने बीजेपी की पिच पे खेला ही नहीं गठबंधन ने। उन्होंने बहुत कोशिश किया कि हमारी पिच पे आके कांग्रेस खेले, गठबंधन खेले, लेकिन ये स्ट्रेटजी बन गई थी हमको बीजेपी की पिच पे खेलना ही नहीं है इस बार, तो हम खेले नहीं, उनके जाल में फंसे नहीं। तो सर, लेकिन ये संभव आखिर कैसे हो पाया? ये संभव इसलिए हो पाया कि गठबंधन के नेताओं ने स्ट्रेटजी बनाई इसके लिए, और स्ट्रेटजी में गठबंधन कामयाब हुआ। सर, अमेठी से अयोध्या भी ज्यादा दूरी पर नहीं है, लेकिन अयोध्या में बीजेपी हार गई, सपा जीत गई, ये कैसे संभव हो पाया? नहीं, अब मेरे को तो वहाँ, क्योंकि मैं तो कभी मतलब उस तरफ देखा नहीं पॉलिटिकली कभी, कि मेरा फोकस रायबरेली अमेठी रहा हमेशा। तो ये तो बहुत बड़ी सोचने की विषय है कि जिस पे बीजेपी ये इलेक्शन को ले जाना चाहती थी और वही सीट हार गई।
क्योंकि इन्होंने राम जी को जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, सबके राधे हैं, वो इलेक्शन की वस्तु नहीं थी। इन्होंने उनको इलेक्शन की वस्तु समझा और क्या नारा दिया, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम तो यह कन कन में विद्वान हैं, तो राम को लाने वाले कौन होते हैं? इतना बड़ा अहंकार कि राम जो यहाँ के जनमानस की कन कन के अंदर बसे हुए हैं, मन मन में बसे हुए हैं, उनको लाने वाले लोग हो गए बीजेपी में। ये तो आश्चर्य की बात थी और जनता ने बता दिया उनको कि राम जी लाए नहीं कोई, मतलब राम जी हैं, विद्वान थे, हैं और रहेंगे। क्योंकि हम बार बार तमाम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं सर, तो एक सवाल इस आधार पर भी कि क्या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो इंडिया अलायंस है वो दलितों और मुस्लिमों का वोट कंसोलिडेट करने में कामयाब रहा? नहीं, बैकवर्ड का वोट, दलितों का वोट, माइनॉरिटी का और कुछ हद तक सभी वर्गों का वोट इस बार गठबंधन को मिला हुआ है। अच्छा, क्योंकि इन तमाम फैक्टर्स को देखते हुए सर यूपी की राजनीति बहुत उस पर बेस्ड है, तभी मैं जातिगत समीकरणों की बात अमेठी के लिहाज से भी आपसे कर रही थी। जी जी, नहीं, अमेठी में देखिए मैं आपको बूथ्स गिना सकता हूँ कि वहाँ पे हर जाति के बूथ पे मेरे को वोट मिला है और मैं एक भी राउंड नहीं हारा, एक भी राउंड नहीं हारा। अभी मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ कि मैं टोटल अगर बीजेपी से कितने बूथों पे बीजेपी ने मेरे को डिफीट दी है, तो ये मैं अभी आंकलन करूँगा, फिर आपको बताऊँगा भी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने कोई राउंड नहीं हारा इलेक्शन में। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है और जिस तरीके से आपका कनेक्ट रहा है वो नतीजों में भी सामने आया है। लेकिन सर रायबरेली के साथ और अमेठी के साथ आपके कनेक्ट के साथ साथ मैं एक राहुल के कनेक्ट का सवाल भी आपसे क्यों रही हूँ, क्योंकि आप राहुल को ज्यादा करीब से जानते हैं और अब जिस तरीके से रायबरेली से उन्होंने जीत हासिल की है और वायनाड से भी बड़े अंतर से जीत हासिल की है, तो आपके लिहाज से क्या डिसीजन होना चाहिए राहुल गांधी का? मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि राहुल जी को रायबरेली रखना चाहिए, क्योंकि उनके दादाजी, दादी, उनके पिताजी और उनकी माँ वहाँ से सांसद रही हैं। ठीक है, तो मेरा भी है कि वो कॉन्टीन्यूटी परिवार की वहाँ बनी रहे। हाँ, और फिर ज़्यादा वोट से हमने जीता भी है। ठीक है, अगर वोट की भी बात करें तो हमने एक राहुल जी से कहा था कि जो ज़्यादा वोट दे वहाँ पे आप फैसला ले लीजिए, तो रायबरेली ने थोड़ा बीट किया उनको। तो सर फिर वायनाड से कौन लड़ेगा? अब ये तो फैसला परिवार लेगा, पार्टी लेगी हमारी। आपकी व्यक्तिगत राय बहुत हो गया मेरे को लगता है ना। नहीं, मैंने तो कहा ना मेरी व्यक्तिगत राय है। तो सवाल यही सर कि क्या प्रियंका क्या वायनाड से लड़ेगी? रायबरेली को रखें। नहीं, मेरा आगे ये तो आप आगे प्रश्न एक्सटेंडेड प्रश्न पूछ रही है ना, आपने जो प्रश्न पूछा उसका जवाब मैंने आपको दिया। जी चलिए, ये आपने अभी नहीं बताया, लेकिन अपनी व्यक्तिगत राय आपने ये बता दी कि राहुल को रायबरेली ही चुनना चाहिए। लेकिन अब एक आखिरी सवाल शर्मा सर आपसे, क्योंकि स्मृति ईरानी जिस तरीके से अपने दावे करती थी, उन तमाम दावों को अब रिजल्ट्स ने उल्टा साबित कर दिया है। वजह, उनकी हार की वजह आपके मुताबिक क्या है? वो तो पहला क्वेश्चन आपका यही था जी बिल्कुल, जो मैं जवाब दे चुका हूँ। उसी से मैं अंत करना चाहती हूँ, ये समझते हुए कि आपको क्या लगता है इस बारे में, क्या मुख्य तौर पर वजह रही? नहीं, वजह मैंने वही बताया कि जो थोड़ा सा उनके लोगों का जो व्यवहार था पब्लिक के प्रति, वो बहुत अच्छा नहीं था। एक भय का वातावरण वहाँ पे बनाया गया, प्रधानों को डराया गया और उसके बाद कोटेदारों को डराया गया। और दूसरा जो उन्होंने सबसे वादा किया था, मजाकिया भी है ये बात, कि 13 रुपये किलो चीनी दो, कमल का बटन दबाओ, 13 रुपये किलो चीनी लो। मैं तो पूरा अमेठी में घूमता रहा कि 13 रुपये किलो चीनी किस दुकान पे मिलेगी, वो मेरे को कोई दुकान मिली नहीं अमेठी में। किशोरी लाल जी, TV9 को वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इस खास बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता किशोरी लाल शर्मा, जिन्होंने 2024 के इस लोकसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल की और TV9 पर उन्होंने इस वक्त हर सवाल का खुलकर जवाब दिया है। और जिस तरीके से किशोरी लाल ने अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को हराते हुए पार्टी की पिछली हार का बदला लिया है, उसी को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हालांकि इस वक्त एक और बड़ी खबर इलेक्शन ब्रेकिंग आ रही है, जहां आपको बता दें कि
हार जीत राजनीति का हिस्सा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है। इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है, नंबर गेम चलता रहता है, नरेंद्र मोदी की तरफ से ये कहा जा रहा है। हालांकि अब हार जीत राजनीति का हिस्सा है और नंबर गेम चलता है। मंत्रिपरिषद की बैठक में नरेंद्र मोदी की तरफ से क्या कहा गया, इस वक्त की एक बड़ी खबर है। तो नरेंद्र मोदी की पहली बार प्रतिक्रिया सामने आई है, हार जीत राजनीति का हिस्सा है, नंबर गेम चलता रहता है। चुनावों में ये जो जीत हुई है एनडीए सरकार की, उसके बाद जो नंबर कम हुए उस पर पहली बार प्रतिक्रिया दी है नरेंद्र मोदी ने। नंबर गेम चलता रहता है और हार जीत राजनीति में होती रहती है। यूपी में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ बीजेपी को, और इसी वजह से जो नंबर कम हुए इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पहली प्रतिक्रिया इस चुनावी नतीजे के बाद सामने आई, जनादेश के बाद सामने आई है। हार जीत राजनीति में चलती रहती है, नंबर गेम चलता रहता है। तो एक बार फिर से आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल संबोधन भी किया था जनादेश आने के बाद, और संबोधन में एनडीए सरकार की जीत बताया। उन्होंने कहा कि किस तरह से सहयोगी दल हमारे साथ खड़े रहे, और फिर आज उन्होंने बड़ी प्रतिक्रिया दी है, हम आगे भी खरे उतरेंगे, ये कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री ने बहुत महत्वपूर्ण बयान दिया है, हार जीत राजनीति का हिस्सा है और ये गेम, ये नंबर गेम चलता रहता है। हालांकि इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर है, जहां देखिए किस तरीके से नतीजों के बाद प्रधानमंत्री का ये बयान बहुत महत्वपूर्ण है। हमने 10 साल अच्छा काम किया है। मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री की तरफ से और क्या क्या कहा गया है, एक एक इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, जहां उन्होंने 10 साल के अच्छे काम की बात तो कही है, लेकिन ये भी कहा कि नंबर गेम चलता रहता है, हार जीत राजनीति का हिस्सा है। तो अब मंत्रिपरिषद की बैठक में सहयोगियों के साथ हो रही बातचीत के दौरान की ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिपरिषद में सहयोगियों से यह साफ तौर पर कहा कि हमने 10 साल अच्छा काम किया है और आगे भी करेंगे। आपको बता दें, इस्तीफे से पहले अपने आखिरी मंत्रिपरिषद की बैठक में चुनाव नतीजों पर इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया कि हार जीत राजनीति का हिस्सा है, नंबर गेम चलती रहती है, 10 साल अच्छा काम किया है, आगे भी अच्छा काम करेंगे। तो अब जिस तरीके से मंत्रिपरिषद की इस वक्त बैठक हो रही है, आपको बता दें इस्तीफे के साथ ही ये आखिरी मंत्रिपरिषद की बैठक है, जिसमें इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से चुनाव के नतीजों को देखते हुए यह बड़ी बात कही गई है, और प्रधानमंत्री ने मंत्रिपरिषद में ही के सहयोगियों से यह बात कही है कि 10 साल अच्छा काम किया है और आगे भी अच्छा काम करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्रिपरिषद के सहयोगियों से यह भी कहा कि हमने 10 साल अच्छा काम किया और आगे भी निरंतरता जारी रहेगी। अमोद और ज्यादा जानकारी हमें दे रहे हैं। अमोद, और क्या बड़ी बातें प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कही गई? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने सारे अपने जो सहयोगी थे उन सबका धन्यवाद भी किया, और जिस कैपेसिटी में जो काम कर रहा था उसकी तारीफ भी किया उन्होंने, और कहा कि 10 साल काम किया है लेकिन अभी बहुत सारा काम करना बाकी है, और इस लिहाज से वो नई सरकार का गठन जब करेंगे तो उसमें तमाम जो बाकी के काम हैं उनको पूरा किया जाएगा। और प्रधानमंत्री ने ये उम्मीद जताई है कि आगे जो सरकार चलेगी उसमें कई ऐसे निर्णायक फैसले होंगे, कई ऐसे निर्णायक काम किया जाएगा जो देश के लिए बहुत अहम है, और उसको जो लगातार वो पब्लिक डोमेन में भी बात रख रहे हैं कि कई कड़े फैसले लिए जा सकते हैं। तो ये सब बातें प्रधानमंत्री ने की, और निश्चित तौर पे आज एक आखिरी बैठक थी इस 17वीं लोकसभा को आज डिसॉल्व भी किया, और खुद से उन्होंने जाकर राष्ट्रपति को इस्तीफा भी दिया। उसके बाद एक नई सरकार के गठन के साथ नई शुरुआत की कोशिश जो हो रही है, उसके तहत ये बहुत अहम एक खबर है। आमोद बता रहे हैं हमें इस्तीफे से पहले अपनी आखिरी मंत्रिपरिषद की बैठक में चुनाव नतीजों पर पीएम ने क्या कहा। अब उसके बाद की खबर, जहां देखिए प्रधानमंत्री ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया और राष्ट्रपति ने पीएम का इस्तीफा स्वीकार किया। ये तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां नई सरकार तक कार्यभार संभालते रहेंगे और नई सरकार तक मंत्रिपरिषद भी काम करेगी। तो अब फिलहाल 2 बड़ी खबरें इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जहां बैठक के दौरान, मंत्रिपरिषद की आखिरी बैठक के दौरान पीएम ने क्या कहा, और उसके बाद बैठक खत्म होते ही राष्ट्रपति भवन के लिए इस्तीफा देने के लिए पीएम निकले। और एक और बड़ी खबर, 7 जून को एनडीए सांसदों की बैठक होने वाली है। 7 जून को एनडीए सांसदों को संबोधित भी करेंगे नरेंद्र मोदी, ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। सांसदों के साथ एक साथ सभी एनडीए सांसदों के साथ बैठक होगी पहले, फिर उनका संबोधन भी सामने आएगा।
और नतीजों के बाद दिल्ली में हलचल बढ़ती जा रही है। एक और बड़ी खबर यह है कि आज दिल्ली में एनडीए और इंडिया की बैठक होगी और शाम 4 बजे का वक्त है जब एनडीए की अहम बैठक हो रही है। 6 बजे का वक्त जब इंडिया गठबंधन की अहम बैठक होगी। और दोनों धड़ों के नेता जिस तरीके से दिल्ली पहुंच रहे हैं, TV9 भारतवर्ष एक तस्वीर भी आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से अब शाम 4 बजे का वक्त जब एनडीए की अहम बैठक में शामिल होने के लिए नेता दिल्ली का रुख कर चुके हैं, जिसमें महत्वपूर्ण तस्वीरें सामने आई चंद्रबाबू नायडू के साथ साथ नीतीश कुमार की। और 6 बजे का वक्त जब इंडिया गठबंधन की भी अहम बैठक होने वाली है। और आइए आपको बताते हैं, एक तरफ एनडीए खेमा है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन का खेमा है। दोनों ही खेमों में बैठकें हो रही हैं। दिल्ली में 4 बजे नीतीश कुमार, अखिलेश यादव और दिल्ली में 6 बजे। देखिए 4 बजे का समय और 6 बजे का समय, जिसमें एनडीए की बैठक में ये तमाम दलों के नेता शामिल हो रहे हैं। नीतीश कुमार शामिल हो रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, जीतनराम मांझी, एकनाथ शिंदे, पवन कल्याण और इसके अलावा HD कुमारस्वामी भी शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा आपको इंडिया गठबंधन की बैठक के बारे में बताया जो कि आज शाम 6 बजे होने वाली है, जिसमें अखिलेश यादव, संजय राउत, तेजस्वी यादव, संजय सिंह, शरद पवार, स्टालिन और आपको बता दें कि सोरेन शामिल हो रहे हैं। तो ये एक दोनों बैठकें बहुत अहम होने वाली है, क्योंकि अब ये देखना होगा कि इंडिया गठबंधन का क्या फैसला होता है। क्या सरकार बनाने की कवायद होगी या फिर विपक्ष पर बैठने की कवायद होगी। हालांकि जिस तरीके से सभी का दिल्ली पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, आपको बता दें दिल्ली पहुंचकर तेजस्वी यादव ने भी बड़ा बयान दिया और कहा अभी देखिए आगे आगे होता है क्या, धैर्य रखिए, देखते जाइए क्या होता है। दिल्ली में नीतीश कुमार की तरफ से भी क्या कहा गया ये भी आपको बता दें। एक बड़ा अपडेट है जहां उन्होंने कहा सीधी सरकार तो बनेगी ही। हमको लगता है थोड़ा धैर्य रखिए, अभी देखते जाइए क्या क्या होता है। सीएम के साथ आए, कोई बातचीत हुई या कुछ बात हुई? बात भी सब बात लोगों की नमस्कार प्रणाम दुआ हुई। सरकार तो बनेगी ही, बनेगी। चलिए तो फिलहाल इस वक्त दिल्ली में जारी हलचल की एक जानकारी तो आपको देते रहेंगे, लेकिन अब ग्राफिकली कुछ इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं, क्योंकि 2024 के चुनाव में दल बदलू नेताओं का प्रदर्शन आखिर कैसा रहा, ये इस वक्त एक डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। जहां देखिए आखिर किस तरीके से बीजेपी की 56 लोगों को ये जो टिकट दी गई थी उनमें से 22 ही जीत हासिल कर पाए हैं, जबकि 34 को हार का सामना करना पड़ा है। इन्फॉर्मेशन कांग्रेस के लिहाज से भी आपके सामने, जहां पर देखिए 29 लोगों को टिकट दी गई, जिसमें से सिर्फ 6 ही जीत हासिल कर पाए, जबकि 23 को हार का सामना करना पड़ा। समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो 18 लोगों को यहां टिकट दी गई, जिसमें से 10 ने जीत हासिल की है और 8 हार गए। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से 7 नए लोगों को मौका दिया गया था, हालांकि 2 ने जीत हासिल की और 5 को हार का सामना करना पड़ा। वहीं टीएमसी में 6, जिनमें से सिर्फ 1 ने जीत हासिल की और 5 हार गए, जबकि आरजेडी के 3 ऐसे थे जिन्हें दल बदलने के बाद टिकट दी गई थी और उनमें से तीनों ने ही हार का सामना किया। और एनडीए को सरकार बनाने का बहुमत मिला है, लेकिन इंडिया की तरफ से भी कोशिशें जारी हैं। ऐसे में दोनों ही खेमों से क्या बयानबाजी आ रही है सामने, आइए आपको सुनाते हैं। नंबर की बात है, नंबर की बात है। तुमको भी नहीं मिला है। देखिए, जनता ने नकारात्मक राजनीति को नकार दिया है। नकारात्मक राजनीति के खिलाफ मतदान हुआ है। सकारात्मक राजनीति हो, सामाजिक न्याय मिले, लोकतंत्र बचे, आरक्षण बचे या हमारा संविधान और बेहतर हो, तो उस दिशा में जनता का मतदान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा संविधान को ठेस पहुंचाने का काम किया। 10 साल में मोदी जी ने कोई हिसाब नहीं दिया, तो जनता ने उनको सबक सिखाया। तो हम लोग सब लोग आज बैठक में यहाँ आए हैं। 6 बजे हम लोगों की बैठक है और देखते हैं बैठक में क्या सभी लोगों का राय होता है। जैसे मैंने अभी कहा कि जिस दिन हमारा गठबंधन हुआ इंडिया, उसी वक्त हम सारे लोगों ने तय किया था कि किसी व्यक्ति को लेकर नहीं, लेकिन ये जो तानाशाही है देश में, उसको खत्म करना चाहिए, देश का संविधान बचाना चाहिए। फिर चाहे सब मिलकर प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हम तय कर सकते हैं। सारे लोग जिनको भी तकलीफ दी है, परेशान किया है, वो सारे लोग हमारे साथ आए। मुख्यमंत्री चट्टानी एकता की तरह एनडीए गठबंधन के साथ है। मेरे मुख्यमंत्री जी से मैं मुलाकात करके भी आया हूं और ये मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि एनडीए गठबंधन पूरी तरीके से एकजुट है। मुख्यमंत्री जी की एक अहम भूमिका रही है हम लोग के प्रदर्शन में
और बिहार के संभलने में एक बड़ा योगदान मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भी रहा है। प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व एक बहुत बड़ा कारण रहा है। ऐसे में एनडीए गठबंधन पूरा एकजुट है और ये एकजुटता न सिर्फ शपथ ग्रहण में आपको दिखाई देगी बल्कि उसके बाद 5 साल के दौरान भी दिखाई देगी। बसपा का वोट बैंक ट्रांसफर हुआ है सपा को, एक इशू को लेकर के, जैसे संविधान बचाओ, एक झूठ का पुलिंदा का नारा लेकर के सपा कांग्रेस के लोग आए। इस बात को बाई इलेक्शन में भी खूब किया। अब तो चुनाव खत्म हो गया, अब संविधान सुरक्षित हो गया। लोग अपने गिरवा में झांकें कि जो आपस में लड़ रहे हैं कि नेता कौन होगा, बाराती का दूल्हा कौन होगा, इसके लिए वो पहले सोच लें। नरेंद्र मोदी जी और एनडीए के बारे में न सोचें तो अच्छा होगा। अब एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके सामने, जहां ग्राफिकली समझिए कि हिंदी पट्टी के 10 राज्यों में बीजेपी का प्रदर्शन कैसा रहा, क्योंकि यहां पर कुल 225 सीटें आती हैं और उन कुल 225 सीटों में यूपी में आती हैं 33 सीटें, जहां पर 2024 में ये 33 सीटें और हासिल इन्होंने की हैं, जबकि 2019 में यही 62 सीटों पर कब्जा था और 2024 में ये सिर्फ 33 सीटें हासिल कर पाए हैं। यानी 29 सीटों का यहां पर बड़ा लॉस देखने को मिल रहा है और यही यूपी के सबसे बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के आधार पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां पर 29 सीटें हासिल की हैं और 28 पर पहले कब्जा किया था, यानी 1 सीट का ये गेन यहां पर मध्य प्रदेश में नजर आ रहा है। हालांकि बात बिहार की भी, क्योंकि बिहार में देखिए किस तरीके से 12 पर कब्जा करने में कामयाब रहे हैं, जबकि इससे पहले 2019 में 17 सीटों पर कब्जा किया था, यानी 5 का लॉस यहां देखने को मिल रहा है। वही बात छत्तीसगढ़ की, तो जहां पर 10 सीटों पर कब्जा हो सका है, उससे पहले हालांकि 2019 में 9 सीटें हासिल की थी और 1 गेन यहां पर नजर आ रहा है। और साथ ही यूपी के साथ साथ बात राजस्थान की भी, क्योंकि राजस्थान में जहां 2019 में 24 सीटों पर कब्जा किया था, वहीं इस बार 2024 में महज 14 सीटें ही हासिल करने में ये कामयाब रहे हैं। साथ ही हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, झारखंड, हिमाचल की भी क्विक इन्फॉर्मेशन आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से ये सीट्स को लेकर भी साथ जनता ने दिया है। सर आगे की अब क्या रणनीति रहने वाली, किस तरह की? अब रणनीति के लिए तो जा रहे हैं, रणनीति क्या बनेगी अब पूछताछ करेंगे, वहाँ बातचीत होगी, उसी बार रणनीति बनेगी। सर कहा जा रहा है चंद्रबाबू नायडू और सर उनके ऊपर नहीं, ऐसे कोई बात, कोई हमारे से कोई बात नहीं। ठीक, चलिए, बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल इस बीच आपने अखिलेश यादव को भी सुना, जिन्होंने जिस तरीके से अभी फिलहाल बैठक से पहले बड़ी बातें कही हैं। और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, जहां निधि तमाम बड़ी खबरें और बड़े बयान भी इस वक्त सामने आ रहे हैं। निधि, और इस बीच आपको बता दें, जयंत चौधरी को लेकर अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। जयंत चौधरी का बड़ा बयान आ गया है, नीतीश कुमार से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ये कहना है जयंत चौधरी का। पहली बार जयंत चौधरी ने इतना बड़ा बयान दिया है, नीतीश कुमार से सीखने को मिलेगा बहुत कुछ, ये कहा है उन्होंने। मुझे बात बताइए, विधानसभा के सदन में भी तो एक ही उस पे बैठते हैं सब लोग, इनका बातों का कोई अर्थ नहीं होता। नीतीश जी गंभीर राजनीतिक नेता हैं, देश को दिशा देने वाले नेता हैं, और नीतीश जी ने जब फैसला लिया इंडिया को छोड़ने का, उनके फैसले से ही प्रेरित होके लोकदल अगली पार्टी थी जिसने इंडिया को छोड़ के एनडीए का साथ आए हम। तो नीतीश जी से हम सीखने का हम उम्मीद करते हैं, मुझे और मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा, साथ काम करेंगे एनडीए में। यूपी में इतनी कम सीटें आई हैं पहले के मुकाबले, क्या कुछ कारण मानते हैं? सीटों में गिरावट आई है, लोकदल एनडीए में आया, लोकदल ने अपनी ताकत दिखाई, हमारे क्षेत्रों में पूरी कोशिश हम लोगों ने की है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें एनडीए के जीत के आए। अब ये विश्लेषण करेंगे, कार्यकर्ताओं से पूछेंगे क्या कारण रहे। सर मंत्रिमंडल में रालोसपा शामिल होगा? ये मेरे लिए कुछ कहना उचित नहीं। आज एनडीए में हम अपना सरकार का हमारा दावा है ही, और उस बैठक में हम लोग देश के एजेंडे को आगे ले जाएंगे। तो जयंत चौधरी को आपने सुना, नंबर क्यों आए इसका विश्लेषण किया जाएगा। अब आपको वो फैक्टर बताते हैं जिनकी वजह से बीजेपी को नुकसान हुआ है, वो फैक्टर जिनसे बहुमत से बीजेपी दूर हुई। अब की बार 400 पार का नारा दिया गया था, राम मंदिर का मुद्दा बहुत अहम था, लेकिन वो नहीं चला। जाट किसान में नाराजगी देखने को मिली बीजेपी के खिलाफ, राजपूतों में भी नाराजगी देखने को मिली। उम्मीदवारों का जो सिलेक्शन हुआ उससे विपक्षी एकजुटता सामने आई, उसकी यूनिटी सामने आई। दक्षिण की मेहनत सीटों में तब्दील नहीं हो पाई। वहीं शिवसेना एनसीपी की जो टूट सामने आई, ये भी एक बहुत बड़ी वजह माना जा रहा है नंबरों के कम आने की। अब अखिलेश के जो पक्ष में गया वो क्या गया, क्योंकि यूपी सबसे बड़ा फैक्टर है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। आरक्षण को जो मुद्दा बनाया ये पक्ष में चला गया, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पक्ष में चला गया। बड़ी बातें आपको बता रहे हैं कि यूपी में क्या फैक्टर काम किए इंडिया गठबंधन के लिए, यानी अखिलेश के लिए। आरक्षण को बड़ा मुद्दा बनाया, बड़ी पार्टी यूपी में अखिलेश यादव की बनी। इसके अलावा जो बड़ा मुद्दा रहा, संविधान को चुनावी एजेंडा इंडिया अलायंस की तरफ से बनाया गया
कि संविधान को बार बार कहा गया कि संविधान बदल देंगे, ये आरोप लगाया गया बीजेपी पर। 1 लाख मिलने के वादे का फायदा भी यूपी को मिला है। पढ़े लिखे युवा वोटर एसपी के साथ गए हैं, यानी जो पढ़े लिखे थे वो एसपी के साथ गए, और जो महंगाई या बेरोजगारी का मुद्दा था या पेपर लीक का मुद्दा था, ये बड़ा मुद्दा बनाया, ये बड़ा भुनाने की भी कोशिश की गई समाजवादी पार्टी की तरफ से। आवारा पशुओं को लेकर जो नाराजगी थी वो भी देखने को मिली। टिकट बंटवारे में नई इंजीनियरिंग देखने को मिली एसपी कांग्रेस की तरफ से। छोटी जातियों को पाले में किया गया अखिलेश यादव की तरफ से, और आक्रामक चुनावी अभियान चलाया गया जो जीत की वजह बना है। और बता दें, थोड़ी देर पहले ही स्मृति ईरानी को हराने वाले एल शर्मा को आप सुन रहे थे। अब आपको बताते हैं इस हार पर योगी सरकार के मंत्री की तरफ से क्या बयान दिया गया है। योगी के मंत्री धर्मवीर प्रजापति का यह बड़ा बयान, संविधान बदलने के बाद से नुकसान, आरक्षण को लेकर हम जवाब नहीं दे पाए, उम्मीदवारों के खिलाफ नाराजगी थी, राजभर निषाद के बेटों के बयान, नुकसान। उत्तर प्रदेश से लोकसभा चुनाव के परिणाम आ गए हैं और बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान उत्तर प्रदेश में हुआ है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में स्वतंत्र प्रभार होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी हैं। प्रजापति जी, क्या हो गया? जमीन खिसक गई और अंदाजा तक नहीं लगा आप लोगों को, क्या हो गया उत्तर प्रदेश में? देखिए, मैं कह सकता हूं कि फर्स्ट फेज से मेरा चलना शुरू हुआ और लास्ट फेज तक हम लोग गए हैं। कहीं कहीं व्यक्तिगत जो प्रत्याशी हैं उनसे हमें नाराज़गी देखने को मिली। दूसरा, एक संविधान और आरक्षण ये जो विषय रहा, इसने हमारा नुकसान किया है। इसमें जो हमने महसूस किया है वो पिछड़ा और अनुसूचित वर्ग का वोट गठबंधन की ओर गया है, उससे ज्यादा नुकसान हो गया। इस बात का अंदाजा नहीं था कि आप लोगों को कि संविधान वाला मामला, आरक्षण बदलने, आरक्षण खत्म करने वाला मामला, ये जमीन पर बहुत ज्यादा काम कर रहा है, इसको डेंट पहुंचा सकता है, इसको लेकर क्लैरिफिकेशन देना चाहिए था। देखिए, सही बात तो ये है कि आरक्षण कोई बदल नहीं सकता, संविधान कोई व्यवस्था में बदल नहीं सकता। संविधान से सरकारें चलती है, संविधान से हम सब लोग चलते हैं, तो संविधान का तो कोई मतलब ही नहीं था बदलने का। लेकिन हाँ, विपक्ष ने इसको मुद्दा बनाया और उससे। और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, तेजस्वी यादव पर जेडीयू का बड़ा हमला सामने आया। नीतीश की जरूरत पड़ी तो न्योता दे रहे हैं, ये जेडीयू की तरफ से कहा गया। आज नीतीश पर अचानक गर्व कैसे हो रहा है? तेजस्वी यादव की कलई खुल गई है। कभी नीतीश के खिलाफ बात करते थे तेजस्वी यादव, अब क्या हुआ? अब नीतीश को पाले में लाने की कोशिश हो रही है। अचानक गर्व कैसे कर रहे हैं, ये तंज कसा है जेडीयू ने। और इस बीच एक और बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस सरकार बनाने को उत्सुक नहीं। सोर्सेस के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है, लेकिन जिस तरीके से अब शाम 6 बजे होने वाली बैठक से पहले ये सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, इस बारे में हमारे सहयोगी से जानकारी लेंगे। लेकिन ये खबर बड़ी है कि कैसे कांग्रेस सरकार बनाने को उत्सुक नहीं है, जबकि कांग्रेस के ही सहयोगी ये साफ तौर पर बयान दे चुके हैं कि सरकार बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। अब देखना यह होगा कि शाम 6 बजे होने वाली इंडिया अलायंस की बैठक से पहले इस तरीके के बयान का मतलब क्या है, क्योंकि अब जिस तरीके से सहयोगी दलों के साथ इंडिया अलायंस की शाम 6 बजे बैठक होने वाली है, उससे पहले सोर्सेस के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर आ रही है, जहां कहा जा रहा है कि कांग्रेस सरकार बनाने को उत्सुक नहीं है और इंडिया बैठक में कांग्रेस अपना पक्ष रखेगी। अब अपना पक्ष रखते हुए क्या कहा जाएगा, इस पर नजर आएगी। कुमार विक्रांत हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कुमार, क्या खबर कि सरकार बनाने को उत्सुक नहीं है कांग्रेस? जी, कांग्रेस के जो आला सूत्र हैं उनका कहना है कि आज शाम की बैठक में जो कांग्रेस की राय है कि जो अंकगणित है उस लिहाज से सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन के पास बहुमत नहीं है, ऐसे में वो बहुत ज्यादा सरकार बनाने के हक में नहीं है, उत्सुक नहीं है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे जैसे नेता जिन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री के पद का चयन होना चाहिए, सरकार बनाने का दावा पेश करना चाहिए, तो सहयोगी दलों की राय ली जाएगी और उसके बाद चर्चा की जाएगी और आपसी सहमति के बाद अंतिम फैसला बैठक में किया जाएगा। इस बैठक को देखते हुए इंपॉर्टेंट ये भी है कि आगे का अगला कदम कब उठाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टाइम बाय करने का वक्त ही नहीं है। विक्रांत जी, इसीलिए मैंने कहा कि शाम की 6 बजे की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है कि सहयोगी दल किस हद तक दबाव बनाते हैं और कांग्रेस पार्टी फिर ये भी पूछेगी कि अगर सरकार बनाना है तो
आप नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और कुछ निर्दलीय विधायक, क्या ये आंकड़े का जो अंगड़ित 272 तक जा सकता है, वो कैसे जा सकता है? अगर उस सूरत में बात बनती है तो कांग्रेस पार्टी उस पर सहयोगियों के साथ भी अपनी राय रख सकती है, लेकिन शुरुआती तौर पर कांग्रेस ने कहा कि वो बहुत ज्यादा उत्सुक नहीं है। सहयोगी जो राय रखेंगे उस पर चर्चा करने के बाद आपसी सहमति से अंतिम फैसला बैठक में ही किया जाएगा आज शाम को। कुमार, एक बात बताइए, क्या नंबर कम है इसी वजह से कांग्रेस इंटरेस्टेड नहीं लग रही सरकार बनाने को? क्यों उत्सुकता नहीं है? देखिए, दो चीजें हैं, एक तो अंगणित सीधे तौर पर सामने नहीं आ पा रहा है, और दूसरी बात ये है कि कांग्रेस ये नहीं चाहती है कि सत्ता लोभी हो खुद को नजर आए, और लगातार वो प्रधानमंत्री मोदी पर दबाव बना रही है, लगातार हमलावर है, ये कहते हुए कि बीजेपी को 272 का आंकड़ा नहीं मिला है, पीएम की नैतिक हार रही है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। तो एक नैतिक दबाव बनाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी अपनी ओर से कर रही है इस बयान के जरिए। ठीक है कुमार, नजर बना के रखिए। बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं कुमार विक्रांत। बैठक में कांग्रेस अपना पक्ष रखने भी वाली है। जो इंडिया अलायंस की बैठक होने वाली है, अब शाम 6 बजे का इंतजार करना होगा। कांग्रेस सरकार बनाने में उत्सुक नजर नहीं आ रही, ये कुमार बता रहे थे।